हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट वीडियो में हम 1600 से लेके 1857 तक कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 1858 से लेके 1947 तक हमारे भारत में क्या क्या हुआ, किस किस तरह से फ्रीडम के लिए फाइट लड़ी गई, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं, इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में क्या किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज आई थी, दैट इज 1608 1607 के आसपास, उस टाइम पे हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर था, मुगल रूलर थे। तो मुगल्स के टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ का आना हुआ था। और जो मुगल्स का स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है वो 1600 से 1707 तक चला। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो भी मुगल रूलर आए वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनका इतना ज़्यादा अपने राज्यों पर ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मुगल पावर्स थी उन वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि जो मुगल्स थे, मुगल्स और स्पेशली जो औरंगजेब थे, उनके अंडर में एक बहुत बड़े अमाउंट में टेरिटरी एरिया आता था हमारी इंडिया का। आप ये बोल सकते हैं कि ऊपर कश्मीर से लेके नीचे मदुराई तक, और इधर पंजाब से लेके इधर बंगाल तक का जो जितना भी पूरा का पूरा एरिया था वो मुगल्स के अंडर में आता था। उसमें कुछ स्टेट ऐसी थी जिन स्टेट्स पे मुगल्स ने अपने ही किसी नोबल को बिठा रखा था, और कुछ स्टेट ऐसी थी जो कि पहले ऑटोनोमस थी, इंडिपेंडेंट थी, लेकिन क्योंकि मुगल्स की पावर बहुत ज़्यादा थी तो वो उन स्टेट के ऊपर भी रूल करते थे, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्या हुआ, 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हुई, डेथ होने के बाद इन दोनों स्टेट्स ने, एक तो सक्सेसर स्टेट्स जो कि मुगल्स ने ही अपने किसी आदमी को बिठा रखा था स्टेट को संभालने के लिए, और एक वो स्टेट जो कि पहले इंडिपेंडेंट थी लेकिन अब मुगल के अंडर में थी। जैसे ही मुगल्स की पावर डिक्लाइन होना शुरू हुई, ये दोनों और इमर्ज होना शुरू हुई, रीइमर्ज होना शुरू हुई। इनकी खुद की इन्होंने खुद की अपनी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट बना दिया, जिन पावर्स को हमने कहा कि काफ़ी सारी रीजनल पावर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, दैट इज 1707, काफ़ी सारी रीजनल पावर्स इमर्ज हुई थी, क्योंकि मुगल्स के हाथ में अब उतनी पावर नहीं बची थी। वहीं पे एक साइड हमारी इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। ये दोनों कंपनीज आपस में लड़ती रहती थी ड्यू टू द कॉम्पिटिशन ऑफ द ट्रेडिंग इन द यूरोपियन मार्केट्स। इन दोनों में आपस में बहस चलती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी, वॉर्स होते रहते थे। इन दोनों के बीच में जो भी वॉर्स हुए उनको हमने कहा कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स क्यों कहा, क्योंकि ये कार्नेटिक रीजन में लड़े गए। कार्नेटिक रीजन हमारे साउथ का रीजन है, जिसमें तमिलनाडु, कन्याकुमारी, मद्रास, ये सारे रीजन आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में लड़ने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पावरफुल कंपनी इमर्ज होके आई इन द बैटल ऑफ द वांडी वॉश, जो कि थर्ड कार्नेटिक वॉर में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ द वांडी वॉश। वांडी वॉश के बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत गंदे तरीके से हराया, और अब इंडिया की मार्केट में जो मोनोपोली आप बोल सकते हैं, एक तरह से सिर्फ एक ही कंपनी के हाथ में चली गई, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे बच्चे, मुगल्स के पास इतनी पावर थी नहीं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंपटीटर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा चुकी थी। अब इन्होंने कंसोलिडेशन इंडिया में स्टार्ट किया, और कंसोलिडेशन करने के लिए ज़रूरी था कि ये रीजनल पावर्स को हराएं। इसलिए वन बाय वन इन्होंने रीजनल पावर्स को हराना शुरू किया, और सबसे पहले जो रीजनल पावर हराई गई वो बंगाल की थी इन द बैटल ऑफ द प्लासी। बैटल ऑफ द प्लासी हुआ, जिसमें नींव रखी गई ब्रिटिश साम्राज्य की इंडिया के अंदर। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाथ में एक तरह से लॉटरी लग चुकी थी। उसके बाद पहले इन्होंने बंगाल को हराया, बंगाल के बाद फिर में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, उन दोनों ने 3 बार लड़े। कि पहले हैदर अली ने वार संभाले अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जब उनकी डेथ हो गई ड्यू टू द कैंसर, उसके बाद टीपू सुल्तान आए, उन्होंने उनके खिलाफ जो लड़ाई थी अपनी वो जारी रखी, और 1799 में फाइनली वो वार में एक शहीद हो गए, मारे गए, अपनी कैपिटल बचाते हुए शेरिंगापट्टनम। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल भी आ गया एंड मैसूर भी आ गया। तो ये मैप आप देख सकते हैं, बंगाल
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। कार्नेटिक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था जब उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। हैदराबाद के साथ इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया किया था। एंड मैसूर इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था 1799 में। ये सारा का सारा कंसोलिडेशन मराठास को हराने के लिए हो रहा था, क्योंकि आफ्टर द मुगल जो मराठा थे यही एक ऐसे थे जो कि स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर बन के उभर उभर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को कोई हरा सकता था तो वो मराठास ही थे, बाकी कोई नहीं था। और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि वो आसानी से इन मराठास को तो नहीं हरा सकते, जिसकी वजह से इन्होंने आसपास घेराबंदी शुरू की कि पहले बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, इस तरह से पूरा का पूरा एक घेराबंदी शुरू की गई हराने के लिए। मराठास तब भी पावरफुल होते, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो गई कि अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में लड़ाई हुई, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ इन 1761, और जिन्होंने मराठास की जो पावर थी उसको काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया। और इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को हराया, मराठास के ऊपर अटैक किया। तो ये तो मराठास कॉन्फिडरेसी इस्टेब्लिश इनको शिवाजी ने किया था। फिर इनके साथ भी कुछ युद्ध लड़े गए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि अहमद शाह अब्दाली, जिसकी वजह से मराठास वीक हो गए थे, जिसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाया। और यहाँ पे 3 वार हुए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार होने तक जो मराठा था वो कम्प्लीटली एनेक्स्ड कर दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। अब हमारे हिंदुस्तान में बचा कौन कौन सा, तो ये आप देखिए। अब कौन कौन सी जो स्टेट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा चुकी थी। बंगाल जा चुका है, हैदराबाद जा चुका है, कर्नाटक ऑलरेडी जा चुका है, मैसूर एंड मराठा जा चुका है। अब कौन बचा? अब बचा पंजाब। पंजाब को जो इस्टेब्लिश किया था वो महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। और महाराजा रंजीत सिंह का ये मानना था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी का होना बहुत ज़रूरी है। वो बिलीव रखते थे स्ट्रॉन्ग आर्मी में। उनकी उस टाइम पे जो आर्मी थी वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी इन द इंडिया। फर्स्ट किसी की थी? फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये पता था कि वो अपना ही नुकसान करेंगे महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के साथ लड़के। इस वजह से इन दोनों में कभी भी किसी भी तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं हुई जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और महाराजा रंजीत सिंह में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि ये दोनों आपस के मामलों में ना महाराजा रंजीत सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाके उनके मामलों में दखल अंदाजी करेंगे, और ना ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह के रीजन में आएगी। लेकिन जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई 1792 से 1839 में उनकी डेथ हुई थी। विद इन 10 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब को कम्प्लीटली एनेक्स्ड कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। तो 1849 तक आते आते पंजाब जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब यहाँ पे आप सिचुएशन देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है। 1849 के बाद अब जो भी गवर्नर आते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका बस यही रहता था कि हमें पूरा का पूरा भारत हमें चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर्स उनके हाथ में थी। अब उन्हें छोटे छोटे रीजन्स भी चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, जिसमें हमारा आता था सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दे आर ट्राइंग टू इनकॉपरेट विद द प्रिंसली स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर उनका कोई जो बेटा है वो जेनेटिक नहीं है, वो एडॉप्टेड है, या जो रूलर है उनका कोई भी बेटा नहीं है और रूलर की जो है वो डेथ हो गई है, उस टाइम पे जो राज्य जाएगा वो किसके हाथ में जाना चाहिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन वहीं रानी लक्ष्मीबाई जिनके जो सन थे वो एडॉप्टेड थे, उनका ये बोलना था कि ये जो राज्य है, जो राज्य की गद्दी है वो मेरे एडॉप्टेड सन के पास जाएगी। और इस पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ये पॉलिसी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गुस्सा था, और कहीं ना कहीं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इनकॉपरेट कर रहे थे विद द प्रिंसली स्टेट, उनके राज्य को वो हड़पना चाहते थे। तो ये भी एक रीज़न बना 1857 के रिवॉल्ट का। सिपाही म्यूटिनी भी थी, 1857 का रिवॉल्ट भी था।
ब्रिटिशर्स की इतनी सारी पॉलिसीज़, इतने सारे टैक्सेशन थे कि कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय थे, जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, जो जो भी था, हर एक तबके का आदमी परेशान था, हर एक कोई परेशान था। तो 1857 में रिवॉल्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और इस रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा गया। आफ्टर द 1857, क्योंकि 1857 में सारे के सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, रीज़न उनके अपने थे। वी नो डैट कि कुछ के रीज़न ये थे कि उनको पेंशन टाइम से नहीं मिल रही थी, कुछ के रीज़न ये थे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके राज्य को ज़बरदस्ती हड़पना चाहते थे, और ज़मींदारों से ज़मीन ले ली गई थी, या उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। हर कोई परेशान था, तो हर किसी के रीज़न अलग अलग थे, लेकिन हर किसी का जो दुश्मन था वो एक ही था, दैट इज़ ब्रिटिशर्स। जिसकी वजह से सब एक साथ मिलके आए और उन्होंने रिवॉल्ट किया, और कहीं ना कहीं इस रिवॉल्ट ने सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस प्लांट की। सो दिस रिवॉल्ट आफ्टर द 1857, दिस रिवॉल्ट्स प्ले एन important role. It planted the seeds of nationalism in the minds of the Indians. People started to create many regional organization. उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि हमें यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाना है, और उन्होंने काफ़ी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। इससे पहले नेशनलिज्म जैसी चीज़ें नहीं थी। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857, नेशनलिज्म जैसी चीज़ें लोगों के दिलों में आना शुरू हो गई, उनमें एकता आना शुरू हो गई। फ्रीडम स्ट्रगल टाइमलाइन की काफ़ी सारी रीजनल पावर्स आई, फिर काफ़ी सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होके आए। फिर उन्होंने कहा कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे इंडियंस को। इसलिए इन 1885 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। 1885 से 1904 तक मॉडरेट फेस रहा, एंड 1905 से 1917 तक एक्सट्रीमिस्ट फेस रहा। जो फर्स्ट फेस था, इस तीनों को, फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट फेस एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेस, इस फेस को हमने कहा फर्स्ट फेस या फेस फर्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सी, अगर किसी को भी किसी के अगेंस्ट लड़ना है और उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों का समर्थन चाहिए, तो वो एक दिन में वो समर्थन पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, उन्हें इस चीज़ से अवेयर करवाना पड़ेगा, नॉलेज देनी पड़ेगी, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए तुम्हें लड़ना है। तो ये जो पड़ाव चला 1885 से 1917 तक, ये एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम बोल सकते हैं, ये चला। लोगों को जागरूक किया गया कि जो ब्रिटिशर्स है वो गलत कर रहे हैं, उनको भगाने के लिए हम सबको एक साथ मिल के उनके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उनको अवेयर करवाया कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। 1905 में जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये सारी चीज़ें इंडिया के लोगों के अंदर हो रही हैं, इंडिया के लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया। उन्होंने बंगाल का पार्टीशन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये लोग यूनाइट रहें, अगर इंडिया के लोग यूनाइट रहे, तो ब्रिटिश का राज करना इंडिया के ऊपर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इंडियंस को सेपरेट कर दिया जाए, जिसकी वजह से हम एक पॉलिसी पढ़ते हैं, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की स्टार्टिंग क्या हुई थी 1905 में? वहाँ पे ब्रिटिशर्स का बोलना था कि अगर बंगाल एक साथ रहा तो पावरफुल है, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया जाए और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, मतलब एक तरह से इनको अलग अलग कर दिया जाए। तो ब्रिटिशर्स बाय द बंगाल पार्टीशन, ब्रिटिशर्स प्लांटेड सीड्स ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले किसी के दिमाग में ये थॉट था भी नहीं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, सब सारे के सारे भारतीय थे। बट बंगाल पार्टीशन के बाद क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं लोगों के कल्चर में चेंज आया, कस्टम्स में चेंज आया, उनकी सोच में चेंज आया, और सेपरेशन होना शुरू हो गया हिंदुओं में और मुस्लिम्स में। 1905 में 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। 1906 में पहली बार मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। सी, पार्टीशन कब हुआ है? पार्टीशन हुआ है 1905 में। विद इन अ 1 ईयर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। इससे पहले हिंदू मुस्लिम वर्ड आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहली बार मुस्लिम वर्ड सुनने को मिला। और इस कॉम्युनलिज्म का जो पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, या जो हम बोल सकते हैं कि इसका जो इसके जो कर्ता धर्ता थे वो ब्रिटिशर्स थे। 1906 में कैलकाटा सेशन हुआ इन ऑफ 1906। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 1906 में अगर मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ तो इसको देखा देखी हिंदू महासभा का भी गठबंधन हुआ था।
कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को कम्युनलिज्म के बेसिस पे बांटने में सक्सेसफुल हुए थे, और जिसकी वजह से लोगों में आपस में ही भेदभाव की भावना शुरू हो गई थी, और ब्रिटिशर्स कामयाब हुए थे लोगों को डिवाइड करने में। 1907 में सूरत स्प्लिट हुई, क्योंकि कांग्रेस के सूरत स्प्लिट क्यों हुई थी? कांग्रेस के अंदर उन्होंने दोबारा से ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अपनाई कि जो कांग्रेस है वो स्ट्रॉन्ग पार्टी है। अब कांग्रेस के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे, डैट इज़ मॉडरेट्स पीपल। और एक थे एक्सट्रीमिस्ट जिनका बोलना ये था कि इससे कुछ नहीं होना, हमें हमारे स्वराज के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में दो तरह के लोगों की सोच डिवाइड थी। जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ये बोल रहे थे कि उनके जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट हैं, वो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को बनना चाहिए। वहीं पे ही मॉडरेट्स का बोलना ये था कि A.O. ह्यूम का प्रेसिडेंट के लिए बनना चाहिए, जिसकी वजह से इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में, और यहाँ पे कांग्रेस डिवाइड हो गई। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉडरेट्स को सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा कि वो कुछ पॉलिसीज़ लेके आएंगे, और मॉडरेट्स उनके बहकावे में आ गए। कांग्रेस यहाँ पे स्प्लिट हो गई। सूरत में ये हुआ था, इसको सूरत स्प्लिट का नाम दिया गया, और बाल गंगाधर, काफ़ी सारे एक्सट्रीमिस्ट को जेल में डाल दिया गया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक को मंडाले भेज दिया गया, जो कि इंडिया से बाहर है। 6 साल के लिए उन्हें इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया था मॉडरेट से कि वो अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे, और उस वादे के बहकावे में मॉडरेट्स आ गए और एक्सट्रीमिस्ट उनसे अलग हो गए। कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और ये अनादर रिफ्लेक्शन मैनिफेस्टेशन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ब्रिटिशर्स में। क्यों? ये अनादर मैनिफेस्टेशन कैसे था डिवाइड एंड रूल का? क्योंकि इन्होंने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल रखा मुस्लिम्स के लिए, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा प्रिविलेज दी। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि उन्होंने ये इनडायरेक्ट वे में ये रिप्रेजेंट किया कि जो मुस्लिम्स हैं वो अलग है और जो हिंदू हैं वो अलग हैं। ये डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी चली, जो मॉडरेट्स थे कांग्रेस के, उनको पसंद नहीं आया। लेकिन आखिरकार रिस्पॉन्सिबल कौन था? रिस्पॉन्सिबल मॉडरेट्स थे, क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बातों में आए। गदर मूवमेंट शुरू हुई। गदर मूवमेंट हालांकि हमारे इंडिया में शुरू नहीं हुई थी। गदर मूवमेंट आउटसाइड इंडिया यूएसए में शुरू हुई थी, यूएसए कनाडा में शुरू हुई थी। और गदर मूवमेंट, इनका जो ऑफिस था वो सैन फ्रांसिस्को में इनका ऑफिस था। इसमें पंजाबी इंडियंस थे। इन द यूएसए एंड कनाडा पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन गदर मूवमेंट का पहले नाम था। इसके जो लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, वो थे लाला हरदयाल, तरकनाथ बस, सोहन सिंह बखना। और गदर मूवमेंट से इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया के काफ़ी सारे लोग भी थे कि ब्रिटिशर्स को पावर के दम पे भगाया जा सकता है। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट चला, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ये नहीं बोल सकते इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ये बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा कि इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन का सपोर्ट लिया ताकि वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में फाइट कर सकें। 1914 में बाल गंगाधर तिलक को रिलीज़ किया गया जेल से। बाल गंगाधर तिलक को रिलीज़ किया गया, और विद इन 2 ईयर्स बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलके, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये बाहर की थी, बट इन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी काम किया है। एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक ने मिलके 1916 में होम रूल मूवमेंट चलाई। व्हाट इज़ होम रूल मूवमेंट? इसका जो मोटो था वो था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, कि इंडिया पे कोई दूसरी गवर्नमेंट क्यों राज्य करे, इंडिया पे इंडिया के लोग राज करेंगे। दिस इज़ द होम रूल मूवमेंट। ऑल्दो इट वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल, कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, बट इट सेपरेट द नेशनलिज्म, इट स्प्रेड द नेशनलिज्म इन एवरीवेयर एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। वहीं पे ही अगर हम बात करें कि गांधी जी का कब आना हुआ था, 1916 में होम रूल मूवमेंट हमारी इंडिया में शुरू हो चुका था, और 1915 में गांधी जी इंडिया में आए थे। गांधी जी का जो एरा चला, गांधी जी बैरिस्टर थे,
ये इन्होंने जो लॉ थी वो इंग्लैंड से लॉ किया था। 1893 से 1914 तक ये साउथ अफ्रीका में थे। 1950 में उनका आना शुरू हुआ। 1893 से 1940 तक साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे, इंडियंस के लिए, इंडियंस की वहाँ पे जो हालत थी, जो कंडीशन थी, वो काफ़ी ख़राब थी। उसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलाए और उसमें ये सक्सेसफुल भी हुए। उसके बाद जब इनको 1915 में इंडिया में आना हुआ, इंडिया में भी इन्होंने वही सारी चीज़ें देखी। इन्होंने ब्रिटिशर्स का राज और बहुत सारी चीज़ें, तो जो जो मूवमेंट्स इनकी सक्सेसफुल रही थी गांधी जी की साउथ अफ्रीका में, वह उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हुए इन्होंने यहाँ पे भी, इंडिया में भी अपनी मूवमेंट्स शुरू की। उन्होंने, गांधी जी का मानना ये था कि सबसे पहले जो भी मूवमेंट है, जो भी सत्याग्रह है, जो भी आंदोलन है, वो रीजनल बेसिस पे किया जाए और रीजनल बेसिस से फिर वो नेशनलिज्म बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रीजनल बेसिस पे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक की, खेरा सत्याग्रह हुआ, और जिसमें गांधी जी सक्सेसफुल भी हुए। क्योंकि गांधी जी सक्सेसफुल हुए अपने सत्याग्रह में, अपने स्ट्राइक्स वगैरह में, इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो लोगों के बीच में बढ़ना शुरू हो गई। एक जगह पे जहाँ पे गांधी जी इंडिया में आ चुके थे और रीजनल रीजनल लेवल पे वो अपने सत्याग्रह वगैरह चला रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे होम रूल मूवमेंट चल रहा था। यहाँ पे गांधी जी क्योंकि सक्सेसफुल हो रहे थे अपने मूवमेंट्स में, इस वजह से गांधी की साथ में पॉपुलैरिटी भी अमॉन्ग्स द पीपल वो बढ़ती जा रही थी। 1980 में क्या हुआ, मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म आया, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीओआई एक्ट 1990 के बेसिस पे इसे फॉर्म किया गया था। एनी बेसेंट ने इस मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे होम रूल मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। इस टाइम पे जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाया था। बाल गंगाधर तिलक इंडिया में नहीं थे, इंडिया से बाहर थे। 1919 में रोलेट एक्ट आया, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि सस्पिशियस, जिसको सस्पिशियस तौर पे जिसके ऊपर शक है ब्रिटिशर्स का कि वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी वारंट के। तो 1919 जो रोलेट एक्ट आया, उसका एम क्या था, एम्ड एट कर्टेलिंग द सिविल लिबर्टी ऑफ इंडियंस। इसको मार्च में पास किया गया था, मार्च 1919 में ये पास हुआ था, और ये इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल 1919 में। इस एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे सत्याग्रह शुरू किया गया कि नहीं, ये एक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा बाय इंडियंस पीपल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई है। जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग में भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल 1919 में। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही, आप ये बोल सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का वो काला दिन रहा। वहाँ पे जनरल जनरल डायर ने इंस्ट्रक्शन दिए अपनी आर्मी वालों को कि जितने भी लोग हैं जलियांवाला बाग के अंदर, अनआर्म्ड पीपल, मासूम बच्चे, औरतें, वहाँ पे लोग, वहाँ पे हर किस्म के जो इंडियंस थे जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट के लिए, उन पे उन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी गई। ओपन फायरिंग चला दी गई, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे लोग घायल हुए। और ये एक तरह से ब्लैक डे रहा हमारी हिस्ट्री का। और क्योंकि जो जनरल डायर थे उनके ऊपर जाहिर सी बात है कोई सुपरिटेंडेंट भी रहे होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल के बोलने पे ही या उनकी परमिशन के बेसिस पे ही उन्होंने गोली चलवाई, उसने गोली चलवाई। तो जो जनरल लेफ्टिनेंट उस टाइम के जो थे, दैट इज़ माइकल और डॉयर की निगरानी में ये सारी चीज़ें हुई, जिसका बदला सरदार उधम सिंह ने लिया। सरदार उधम सिंह ने 1940 में इस मैसेकर का बदला लिया। और जो माइकल और डॉयर थे, ये जनरल डायर नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे हमारे, माइकल और डॉयर थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई। आई होप आप सबने सरदार उधम सिंह जो मूवी आई है वो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप उसे देख लो। जैसे ही ये एक बड़ा मूवमेंट हुआ, जैसे एक ये बड़ा हादसा हुआ, ये जो ब्लैक डे रहा, तो गांधी जी ने क्या किया, जो रॉलेट सत्याग्रह था उसको वापस ले लिया गया। और कहीं ना कहीं गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि नहीं,
हम इनको जितना समझ रहे हैं, जितना हम इनको हल्के में ले रहे हैं, ये उतना नहीं है। इन लोगों के अंदर किसी भी तरह की भावना नहीं है, और हम इंडियंस को लेके इन लोगों के अंदर किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं है। इन्हें इंडिया से बाहर फेंकना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, गांधी जी ने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टार्ट अ मच बिगर बिगर मास मूवमेंट। और उसके बाद 4 सितंबर 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। वहीं पे ही दूसरी साइड, क्योंकि कम्युनलिज्म का सीड जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के दिलों और दिमाग में बो चुके थे। इंडियंस नाम हट के हिंदू मुस्लिम आ जाना, दिस इज़ अ वेरी ट्रेजिक थिंग। और उस टाइम पे लेकिन क्या हुआ कि ऑन द अदर हैंड जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने जो टर्की के जो राजा थे खलीफा, उनको उनका मिस ट्रीटमेंट हुआ। और जो खलीफा थे उनको इंडियन मुस्लिम कंसीडर करते थे पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल गुरु की तरह। जब मुस्लिम्स ने देखा कि ब्रिटिशर्स खलीफा के साथ मिस ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, और उस मूवमेंट का नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट। इस टाइम पे गांधी जी को लगा कि यस, दिस इज़ द राइट मूवमेंट। जो कम्युनलिज्म की सीड बोई गई थी बाय द ब्रिटिशर्स, उसको ख़त्म किया जा सकता है। दोबारा से हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जा सकता है और उन्हें ये बताया जा सकता है कि हम सब एक है, ये ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं। इसलिए गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। गांधी सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट एम क्या था? टू यूनाइट द पीपल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियंस एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। इसको हमने नाम दिया खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बस बट उसी टाइम पे उसके कुछ खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली रही थी कि वहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा एक जगह का नाम है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के उसमें था। अब आज के डेट में आप उसको उत्तर प्रदेश बोल सकते हो। वहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से गांधी जी को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको भी वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1922 में गांधी जी को साबरमती आश्रम के किनारे से अरेस्ट कर लिया। ये चार्जेस लगाते हुए कि वो कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर राइटिंग 3 आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। अगर आपको पता हो तो गांधी जी यंग इंडिया में आर्टिकल्स लिखते थे, ये आप याद रखेंगे। उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उनको 2 साल के बाद ही रिलीज़ कर दिया गया था ऑन द हेल्थ ग्राउंड। जब गांधी जी जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में 2 तरह के दोबारा से फेस ओरिजिनेट हो गए। जैसे पहले हुए थे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। इस टाइम पे जिस टाइम पे गांधी जी जेल में थे, यहाँ पे 2 फेस आए, डैट इज़ प्रो चेंजर एंड नो चेंजर। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था? पहले जो फेस आए थे उसमें सूरत स्प्लिट हुई थी, कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी। यहाँ पे कांग्रेस डिवाइड नहीं हुई। फाइनली दिस फेस वाज ओवर इन 1926 और गांधी जी भी यहाँ पे जेल से रिलीज हो चुके थे ऑन द हेल्थ ग्राउंड। फिर साइमन कमीशन लाया गया 1928 में। इस कमीशन का क्या कहना था कि 1919 में जो GOI एक्ट लाया गया है उस पर ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ों में बदलाव करना है, किस तरह से चीज़ों को फ्रेम करना है। ये साइमन कमीशन जो था ये 7 मेंबर्स कमीशन था। बट इसमें दिक्कत क्या थी कि ये इंडिया के लिए कुछ डिसाइड करना चाह रहे थे और इसमें एक भी इंडियंस नहीं था। इसमें 7 के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे। इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भाई अगर हमारे लिए कुछ करना चाह रहे हो तो कम से कम इंडियंस मेंबर्स तो होने चाहिए उस कमीशन में, और इंडियंस मेंबर्स उस कमीशन में नहीं है तो हम कैसे ये मान लें कि हमारे लिए चीज़ें होंगी। तो प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय, जिसमें आपने देखा होगा कि ब्लैक वो झंडे निकाले गए थे, उस पर लिखा गया था साइमन गो बैक। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें लाला लाजपत राय के ऑन द लाठी चार्ज, उन जो लाठी थी वो उनकी छाती पे लगी थी। और ये कहा जाता है कि उस छाती पे लाठी लगने से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। उस हार्ट अटैक में उस लाठी चार्ज की वजह से उस प्रोटेस्ट में साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो चल रहा था उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस डेथ का बदला लेने के लिए जो रिवोल्यूशनरी थे, इस डेथ का बदला लिया लिया गया बाय द भगत सिंह एंड हिज कलीग्स। फिर नेहरू कमेटी का गठबंधन हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बोलना ये था कि अगर आपको इतना ही नापसंद है, अगर आपको जो भी हम कमीशन ला रहे हैं, जो भी हम एक्ट ला रहे हैं, या जो भी चीज़ ला रहे हैं, अगर आपको इतना ही नापसंद है तो आप खुद से बना लो।
क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा श्योर थे कि सबकी जो राय है वो एक राय नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता था वो ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम में दम है तो तुम कर लो। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे नेहरू कमेटी लाई गई। उस नेहरू कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन मोतीलाल, उन्होंने नेहरू कमेटी को सबमिट किया, लेकिन वो जो रिपोर्ट थी वो सबके द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। कांग्रेस सेशन हुआ उसके बाद लाहौर में, और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने कहा नहीं, अब हमें कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं चाहिए, अब हमें कोई सीट वीट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा स्वराज्य चाहिए, ये हमारा इंडिया है और हमारे हाथ में होना चाहिए। एंड गांधी जी को असाइंड किया गया कि वो एक लॉन्च करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930, जिसको गांधी जी ने लॉन्च किया। 1930 में क्या हुआ, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में बुलाया गया कि पार्टिसिपेट करें, जितने भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, कांग्रेस के पार्टिसिपेट करें। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ना ही गांधी जी गए, ना ही कांग्रेस गई, कोई भी फर्स्ट मीटिंग में नहीं गया। वो अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में मशरूफ़ थे। उनका ब्रिटिशर्स की जो सरकार थी उससे कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास था वो उठ चुका था। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने दोबारा से अपने उनकी जो थे, जो उनके साथ जो काम करते थे, जो गवर्नर वगैरह थे, उन पर उन्होंने जोर डाला कि यहाँ पे कांग्रेस को भी बुलाया जाए ऑन द राउंड टेबल। तो जो सेकंड मीटिंग हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। गांधी जी लॉयल थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि डैट इवन अ पावरफुल एडवोकेसी गांधी केम बैक विथ एम्प्टी हैंड। कुछ भी नहीं मिला। गांधी जी के पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग थे, लेकिन जो गांधी जी चाहते थे वो नहीं मिला उन्होंने, और गांधी जी ने दोबारा से रीअज्यूम की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंटेड सिविल मार्शल लॉ एंड ब्रूटल सप्रेशन वाज देयर, कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट सिविल मार्शल लॉ लगा दिया गया और उसका सप्रेशन कर दिया गया। गांधी जी ने दोबारा से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी जो 1930 में स्टार्ट हुई थी उसको विड्रॉ कर लिया इन 1934। 1932 में एक और चीज़ हुई थी कि गांधी और अंबेडकर में कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। अंबेडकर का बोलना ये था कि जो दलित समाज है, जो लोअर क्लास है, उनके लिए भी एक स्पेशल इलेक्टोरेट होना चाहिए, और गांधी जी का यही बोलना था कि ये इलेक्टोरेट डिवाइड करता है लोगों को, हमें लोगों को यूनाइट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में कन्फ्रंटेशन था। 1935 में जब गांधी जी ने 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, 1935 में जीओआई एक्ट लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बेसिस पे वहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर। 1937 में 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए, जिसमें 6 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस मेजॉरिटी आई। 3 में कांग्रेस ने विद द हेल्प ऑफ द कोलिशन सरकार बनाई और 2 में अलग हुई। 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड हो गया और ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो वो ब्रिटेन का साथ देगी इन द वर्ल्ड वार सेकेंड। लेकिन गांधी जी का बोलना ये था, गांधी जी का क्वेश्चन था ये ब्रिटिशर से, डेट हाउ वन एनस्लेव नेशन लाइक इंडिया, कि इंडिया तो अभी किसी दूसरे के उसमें है ना, एक तरह से एनस्लेव है, नौकर है। तो डेट हाउ वन एनस्लेव नेशन लाइक इंडिया कैन हेल्प ब्रिटेन अगेंस्ट द फास्टेस्ट फोर्सेस ऑफ हिटलर, उसके सामने कैसे ये लड़ेगा। और कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी, जो यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए थे, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया अपनी अपनी प्रोविंस से, और गांधी जी ने भी ये क्वेश्चन रख दिया, गांधी जी ने बोल दिया कि जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इन लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ये था कि ब्रिटिशर्स ने दोबारा से क्या किया, ब्रिटिशर्स ने दोबारा से इंडिया से हेल्प मांगी कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है इन द वर्ल्ड वार सेकेंड। लेकिन गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोल के डिस्क्राइब किया कि अ पास्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ क्रैशिंग बैंक, कि ये तो वही हो गया कि एक बैंक जो है वो क्रैश हो रही है, और आप क्या कर रहे हो कि वो बैंक क्रैश हो रही है, आप पोस्ट डेटेड चेक साइन करके दे रहे हो, भाई उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, और नेक्स्ट मॉर्निंग 9 अगस्त 1942 को जितने भी मेजर्स लीडर्स थे कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर लिया गया। बट क्विट इंडिया मूवमेंट स्पिरिट वाज अलाइव बाय द अंडरग्राउंड मूवमेंट एंड बाय द पैरेलल गवर्नमेंट। सबको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी भी आती है।
This is not छोटा actually. He did a lot for the Indians. सो सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे इन 1938 और इनको दोबारा से री इलेक्ट किया गया था इन 1939। लेकिन क्योंकि इनके जो विचार थे, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो अलग थे कांग्रेस पार्टी से, जिसकी वजह से ही रिजाइन ड्यू टू सम इंटरनल डिवीजन ऑन द कांग्रेस। वो जर्मनी गए, जर्मनी में जाके उन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स बनाई और इम्फाल कैंपेन। बाय द वे व्हाट इज़ द जो इम्फाल है वो कहाँ की कैपिटल है? वो है कैपिटल मणिपुर की। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो इम्फाल कैंपेन चला, आज़ाद हिंद फोर्स ने सरेंडर कर दिया टू द ब्रिटिशर्स। वो जो आज़ाद हिंद फोर्स थी वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी कि हम बाहर से फोर्स लेके आएंगे। बाहर उन्होंने फोर्स बनाई थी, तैयारियां की थी कि बाहर से फोर्स लेके आएंगे और अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे। ये सुनने में जितना सिंपल है उतना सिंपल ये नहीं था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल रहा था। सुभाष चंद्र बोस कभी जर्मनी गए, कभी रशिया गए, कभी जापानीज से हेल्प मांगी। इस तरह से उन्होंने मतलब जितना किया वो सोचना वो बहुत कम कम है अप्रिशिएट करना। उन्होंने जितना भी किया उसके लिए जितना भी अप्रिशिएशन किया जाए वो कम ही रहेगा हमेशा। हम नहीं बयां कर सकते कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आफ्टर दिस रिवॉल्ट की जो आज़ाद हिंद फोर्स थी उन्होंने सरेंडर कर दिया टू द ब्रिटिशर्स इन द सिंगापुर एंड दैट्स हाउ INA ट्रायल्स हैपन। आफ्टर दिस रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के बाद इन द रिन कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा कि उनके साथ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है उन्हें रॉयल इंडियन आर्मी बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और इन लोगों ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया। एंड दिस रिवॉल्ट, आफ्टर दिस रिवॉल्ट इन द रिन, दैट इज रॉयल इंडियन नेवी में जो रिवॉल्ट रहा बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम ये बोलते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिशर्स। आफ्टर द INA ट्रायल एंड रिन रिवॉल्ट, जो ब्रिटिश PM थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में इन 1946। इस कैबिनेट मिशन में 3 जने थे कॉल क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। सम ऑफ द प्रपोजल, इसके काफ़ी सारे प्रपोजल थे जिसमें से कुछ प्रपोजल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किए और कुछ उन्होंने नहीं किए। इन टर्म गवर्नमेंट क्रिएटेड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिएटेड आफ्टर दिस। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का बोलना ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ ब्रिटिशर्स भी रखे जाएं, बट इंडिया के लोगों ने, कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब संविधान भारत का है, जब संविधान भारत का है तो उसमें फिर हम बाहर वाले की हेल्प क्यों रहें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सारे के सारे इंडियंस थे। क्लेमेंट फाइनली डिक्लेयर द प्रपोजल रिलेटेड टू द इंडिया फ्रीडम। फाइनली इंडिया के फ्रीडम का प्रपोजल डिक्लेयर किया गया एंड माउंट बेटन प्लान केम कि इंडिया को डिवाइड किया जाए इनटू द 2 पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो पार्ट्स का डिवीज़न हुआ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसकी जो नींव थी वो बंगाल पार्टीशन में ही रख दी गई थी। अगर आप ये सोचने और समझने की कोशिश करें तो बाउंड्री कमीशन बिठाया गया जिसके जो चेयरमैन थे वो सर रैडक्लिफ थे। एंड आफ्टर दिस फ्रीडम ऑफ इंडिया वाज ऑन 15 अगस्त 1947 में फाइनली जो हमारा भारत था वो आज़ाद रहा। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद भी इंडिया को जोड़ना, इंडिया को यूनाइट करना, 545 और 555 कुछ प्रोविंस था उनको एक साथ लाना, ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहा हमारे लीडर्स के लिए। इसलिए ये बोलना कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया या कुछ अच्छा किया या उन्होंने ये गलत किया ये बहुत आसान है, बट उस सिचुएशन में खड़े होना, उस सिचुएशन में डिसीजन लेना, उस तरह के हालातों को संभालना, इंडिया में एकता स्थापित करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो जितना हो सके उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उनके चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ द chronology of the Indian modern history. I hope this video will be helpful for you. Thank you guys.